दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत 38 जिलों के छात्रों को 15 नवंबर तक छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं के पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द पैसों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति प्रोत्साहन, किशोरी स्वास्थ्य समेत अन्य कई योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। तकरीबन 500 करोड़ की राशि इन छात्र छात्राओं के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। आपको बता दें कि बिहार में साइकिल के साथ साथ पोशाक, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजना तथा किशोरी स्वास्थ्य योजना की राशि अभी तक छात्रों को नहीं दी गई है, लेकिन अब 15 नवंबर तक उनके बैंक अकाउंट में पैसे की राशि भेज दी जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि पूरे बिहार में किशनगंज एसपी का ई मालखाना मॉडल अब लागू होगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मॉडल को बिहार के सभी थानों में लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद बिहार के थानों के आगे जैसे तैसे पड़ी गाड़ियों में काफी हद तक कमी आएगी और थाने कबाड़ खाने की तरह नहीं दिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एसपी इनामुल हक मैग्नू का मॉडल है क्या। तो आपको बता दें कि कुछ महीने पहले किशनगंज पुलिस अधीक्षक यानी कि किशनगंज के एसपी इनामुल हक मैग्नू की सरकार को आपको बता दूं कि किशनगंज के एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नू ने सरकार को मालखानों में जब्त गाड़ियां कैसे हटाई जा सकती है इसको लेकर के रिपोर्ट भेजी थी। इसमें कई सालों से जो गाड़ियां थाने में पड़ी सड़ रही है, ऐसे गाड़ियों की लिस्ट तैयार कराई जानी है। इसके बाद गाड़ी मालिक को नोटिस जारी करके गाड़ी का दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। जो दस्तावेज लेकर के आएंगे उसके दस्तावेज की जांच करके गाड़ी मुक्त कर दिया जाएगा। मुक्त करने से पहले गाड़ी की तस्वीर लेकर के सुरक्षित रख ली जाएगी। जब तक गाड़ी को लेकर के कोई भी दावेदार सामने नहीं आता है तो फिर उसकी नीलामी की जाएगी। नीलामी से पहले गाड़ी की भी तस्वीर ली जाएगी। जहां ऐसा हुआ तो फिर थानों के सामने गाड़ियों का कबाड़ खाना नहीं दिखेगा। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के किशनगंज से सोने का बिस्किट बरामद हुआ है। यह मामला भारत बांग्लादेश से सटे बॉर्डर का है। यह सोने की तस्करी कर रहे एक तस्कर को 14 सोने के बिस्किट के साथ बीएसएफ ने गिरफ्तार किया है। यह भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात किशनगंज सेक्टर के 152 बटालियन बीएसएफ के बीओपी आमबाड़ी ने मंगलवार की शाम सीमा पर 52 वर्षीय तस्कर हर्षित विश्वास को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ ने तस्कर को 14 सोने के बिस्किट के साथ गिरफ्तार किया है, जिसका वजन 1632 ग्राम और कीमत लगभग 84,48,999 रुपये बताई जा रही है। तस्कर को उस समय गिरफ्तार किया गया है जब वे चोरी छिपे सोने की बिस्किटों को अपने कपड़ों में छुपा करके आ रहा था। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के बिहार में सियासी पारा गर्मा गई है। यह भाजपा राजद पर पूरी तरीके से हमलावर हैं। अब तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कुत्ते की दुम से आरजेडी की तुलना की है। जी हाँ, उन्होंने गोपालगंज में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जिस तरीके से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, उसी तरीके से बिहार में आरजेडी कभी सुधर नहीं सकती है। वे अपराधियों और फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी है। उसका साठ गांठ हमेशा अपराधियों के साथ रहता है। जब सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद किस चरित्र के लोगों को टिकट दी है। जब उनके नेता जब गोपालगंज में रोड शो और फिर चुनावी सभा करते हैं तब उनके साथ कौन लोग मंच साझा करते हैं। ये वही लोग हैं जो जबरन दूसरों का जमीन मकान कब्जा करते हैं, जो शराब माफिया हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में उपचुनाव पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि मोकामा का उपचुनाव AK-47 और AK-57 के बीच है। पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी है तो फिर वोट है। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वे खुद नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि जब भाजपा और RSS पर किसी को भरोसा नहीं रहा, हिंदू मुसलमान का कार्ड बिहार में चल नहीं रहा है, तब मोकामा के चुनाव में जाति कार्ड चलाया गया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी को ये बता देना चाहिए ही कि 56 कहां खेला चल रहा है। सबसे बड़ा जात का ठेकेदार कौन मोकामा में है। किसी भी विधानसभा में सिर्फ एक जात की संख्या तो सबसे ज्यादा होती ही नहीं है, सभी जाति की संख्या होती है। तो सिर्फ भूमिहर क्यों? जो पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है वह तो विचारधारा का चुनाव लड़ नहीं रही है और जनता भी तो वैसे ही 47 वाले को लाइक करती है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की 2 सीटों पर होड़ है। उपचुनाव को लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कह दिया है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी बीजेपी का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखा गया है। दानिश रिजवान ने कहा है कि अगर बीजेपी इन शर्तों को पूरा करती है तो फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी उपचुनाव में बीजेपी का साथ देगी। दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी अगर 2 दिन के अंदर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दे, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां दें और बिहार को स्पेशल स्टेटस दें, तो फिर हम भी उपचुनाव में बीजेपी का साथ देंगे। दानिश रिजवान ने एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक नेता केंद्र में मंत्री बनने के लिए बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। हमें देश की चिंता है, बेरोजगारों की चिंता है, छात्र नौजवानों की चिंता है और इसीलिए हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हमने बीजेपी के सामने जो शर्त रखी है उसे पूरा कर दे तो फिर हम भी बीजेपी का साथ दे देंगे। दोस्तों बात करेंगे कि गोपालगंज के यादवपुर में एनडीए द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार जी, आपको जितनी बार मेरे ऊपर वार करना है करिए, मैं सीना तान करके आपके सामने खड़ा हूं। आप मेरे सीने पर वार कीजिए, मैंने कभी भी आपके खिलाफ व्यक्तिगत वार नहीं किया है, लेकिन आपने मेरे पिता के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। आप मुझे पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चिराग पासवान ने गोपालगंज चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि 7 निश्चय से भी बिहार का कुछ भी भला नहीं होने जा रहा है। अपने 30 मिनट के भाषण में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भड़ास निकालते रहे। चिराग पासवान बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो फिर आप चिराग पासवान से खुले मंच पर बहस कीजिए। चिराग पासवान आपकी नीतियों का विरोध करता है। आपको बता दूं कि गोपालगंज लगातार 4 बार से बीजेपी की सीट रहा है। लगातार बीजेपी यहां से जीत हासिल करती आई है। दोस्तों बात करेंगे कि 16 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10,459 नए पुलिसकर्मी एक साथ नियुक्त किए जाएंगे। यह सभी को नियुक्ति पत्र सीएम नीतीश कुमार अपने हाथों से देंगे। इसकी जानकारी बिहार के पुलिस मुख्यालय ने दी है। इनमें 8246 सिपाहियों एवं 2213 अपर निरीक्षकों को एक साथ पुलिस नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसको लेकर के अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने बताया है कि पुलिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से 16 नवंबर 2022 को 8246 सिपाहियों एवं 2213 अवर निरीक्षकों को परीक्षा फल के उपरांत नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में जन सुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में भ्रष्टाचार का पोल खोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। लालू के राज में अपराधियों का बोलबाला था तो फिर वही नीतीश के राज में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। जब प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा के क्रम में बेतिया के एक गांव में आम जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार में लालू राज में अपराधियों का बोलबाला था तो फिर वहीं इस सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियां जनता से फ्री में वोट लेती है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में पार्टियां बिना काम किए ही वोट लेने आ जाती है और वोट लेकर के चली जाती है, जो अब हरगिज होने नहीं देंगे। अगर जनता तीसरा मोर्चा बना लिया तब इन पार्टियों का क्या होगा। साथ ही उन्होंने स्थानीय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर भी जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नाम पर चुनाव जीतते हैं, या इनकी जनता में कितनी पकड़ है इनको खुद समझ में होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक नया प्रयोग किया जा रहा है। कुछ लोग ये भ्रम पाले हुए हैं कि जदयू भाजपा के खिलाफ गठबंधन है। ये बातें प्रशांत किशोर ने कही है। दोस्तों बात करेंगे कि भारत और नेपाल के बीच नए सिरे से सीमा विवाद शुरू हो गया है। जब बिहार के सीतामढ़ी में भारतीय सीमा के अंदर बन रही सड़क के काम को नेपाल सरकार ने रुकवा दिया है। नेपाल सरकार ने बॉर्डर के पास बन रही इस सड़क के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई है। ये सड़क सीतामढ़ी के कई इलाकों को नेपाल बॉर्डर पर भिट्टामोर और नेपाल के जनकपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर एक पुल का भी निर्माण होना है। जब कुछ दिन पहले ही नेपाल के अधिकारियों ने भारत नेपाल सीमा के करीब 1 किलोमीटर में सड़क के चौड़ीकरण पर आपत्ति जताई थी। इसी के बाद इस सड़क का काम रोक दिया गया है। ये सड़क बिहार की राजधानी पटना से 135 किलोमीटर उत्तर में सीतामढ़ी जिले के सूरसंड ब्लॉक में सीमा के पास बन रही है। अधिकारियों ने बताया है कि मामले के समाधान के लिए राज्य के गृह विभाग को पत्र भेज दिया गया है। इस सड़क को राज्य सड़क निर्माण विभाग की ओर से बनाया जा रहा है।
दोस्तों बात करेंगे कि बर्ड फ्लू की वजह से केरल में 20,000 से ज़्यादा पक्षियों को मारने का आदेश दे दिया गया है। वहीं इंग्लैंड में भी सरकार ने पोल्ट्री फार्मों और फिर पक्षी पालने वालों को भी कहा गया है कि 7 नवंबर से पहले पक्षियों के अंदर ही रखें। ये इसीलिए क्योंकि कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में अभी केरल में बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज़्यादा है। यहाँ के अलपुझा जिले के हरिपद नगर पालिका में कई पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन ने 20,471 बत्तखों को मारने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने बत्तख, मुर्गी, बटेर समेत घरेलू पक्षियों के अंडे और मांस को खाने और फिर बेचने पर भी रोक लगा दी है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। केरल में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता देख करके केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है। जहाँ 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल टीम अलपुझा भेजा है, जहां केंद्र की टीम को जिला कलेक्टर VR कृष्ण ने बताया है कि 15,000 से ज़्यादा बत्तखों को मारा जा चुका है। इंग्लैंड में भी सरकार ने सभी पोल्ट्री फार्म और फिर पक्षी पालने वालों को 7 नवंबर से अपने पक्षी अंदर ही रखने को कहा है। दोस्तों बात करेंगे कि छठ पूजा समाप्त हो गई है। इस दौरान बिहार के सभी जिलों में मिलाकर के करीब 53 लोगों की मौत हुई है। यानी कि छठ पूजा के मौके पर छठ पूजा के दिन 53 लोगों की जान गई है बिहार में। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख प्रकट किया है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख एवं संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि अविलंब उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। इस पर्व को लेकर के लगभग हर जिले में प्रशासन की ओर से सुरक्षा और छात्रवृत्तियों की सुविधा का दावा किया गया था, लेकिन छठ महापर्व के दौरान पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में डूबने से 53 लोगों की मौत हुई। जहाँ सबसे अधिक कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में 21 लोगों की जान गई। मिली जानकारी के मुताबिक सहरसा और पूर्णिया में 5-5, सुपौल और भागलपुर में 3-3, कटिहार में 2 और जमुई बांका में 1-1 की जान गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सीवान में सोमवार को एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जहां लड़की के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वालों ने मिलकर के उनकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है। वहीं ससुराल पक्ष के लोग लड़की के आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। घटना जिले के MH नगर हसनपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव की है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जाता है कि महिला की शादी 5 महीने पहले हुई थी। जहां लड़की की पहचान आकाश कुमार की पत्नी 25 वर्षीय ललिता देवी के रूप में हुई है, जहां उसका पति ट्रक मैकेनिक का काम करता है। इधर मायके वालों ने नवविवाहिता की हत्या का आरोप उसके पति, सास, ननद और ससुर पर लगाया है। मृतका के भाई विनय कुमार ने बताया है कि उसकी बहन के ससुराल के लोगों द्वारा उन्हें फोन किया गया कि आपकी बहन की तबीयत बहुत खराब है। इसके बाद हम लोग आनन फानन में बहन को देखने के लिए निकल गए। जब रास्ते में थे तो बोला कि आपकी बहन की मौत हो चुकी है। जब हम लोग घर पहुंचे तो फिर देखा कि मेरी बहन का शव पड़ा हुआ है। उसके गले पर गहरे जख्म के निशान हैं। इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि मेरी बहन की जान ले ली गई है, हत्या कर दी गई है। दोस्तों बात करेंगे कि पटना और बिहार के अन्य क्षेत्रों में बुचड़खाने को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने सरकार को तलब किया है। जहां हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को आधुनिक बुचड़खाने के निर्माण और फिर विकास के लिए किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वकील संजीव कुमार मिश्रा की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट में वकील संजीव कुमार मिश्रा द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ये याचिका खुलेआम नियमों का उल्लंघन करके मांस मछली बेचने पर पाबंदी लगाने के संबंध में दायर की गई थी। वकील संजीव मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मांस मछली को नियमों के विरुद्ध काटा और बेचा जाता है। खुलेआम जानवरों को काटना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों बात करेंगे कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के 75,424 स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोला जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल शामिल होंगे। जिन स्कूलों में क्लब खोला जाएगा उन्हें 2-2 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के 66,141 स्कूल और 9वीं से 12वीं तक के 9,283 स्कूल शामिल है। जहाँ क्लब में शिक्षकों द्वारा छात्र और फिर छात्रों को गणित और विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, नवाचार और रचनात्मकता की भावना बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि एक अध्ययन के मुताबिक त्योहारी सीजन के दौरान 40% भारतीयों को ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ठगी का शिकार होना पड़ा है। जी हां, ये रिसर्च नाटर्न की ओर से द
हैरिस पोल द्वारा किया गया था, जिसने भारतीय निष्कर्षों को जारी किया गया, जिसमें त्योहारी सीजन के दौरान साइबर सुरक्षा और फिर ऑनलाइन खरीदारी के प्रति दृष्टिकोण का पता लगाया गया। निष्कर्षों के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 2/3 भारतीय व्यस्त के अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ छेड़छाड़, तीसरे पक्ष के द्वारा खुदरा विक्रेता द्वारा धोखाधड़ी, एक उपहार के रूप में एक नवीनीकृत उपकरण खरीदना या फिर प्राप्त करना, और फिर एक उपकरण जिसे उपहार के रूप में प्राप्त करते हैं उसे हैक किया जा रहा है। दोस्तों, बात करेंगे कि देश में इस समय मौसम का मिजाज बदल रहा है। जहां दक्षिण के राज्यों में बारिश हो रहा है, वहीं उत्तर भारत में अभी शुष्क मौसम है। इसके अलावा अगर देश के पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो फिर ठंड पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने सर्दियों को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को जानकारी दी है कि पूरे भारत को सर्दियों के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में नवंबर में रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में डेंगू का कहर जारी है। राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के अन्य जिलों की हालात काफी दयनीय है। डॉक्टरों के अनुमान के विपरीत ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू के मामले में कमी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सारण में दीपावली तक जहां 2 मरीज भर्ती थे, अब अचानक संख्या बढ़ गई है। 2 को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में ICU में शिफ्ट किया गया है, जबकि 3 डेंगू पीड़ित का इलाज डेंगू वार्ड में ही किया जा रहा है। जब वहीं एक मरीज को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तेलंगाना पहुंच चुकी है। हैदराबाद में पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी और TRS दोनों पार्टियों को घेरा और PM मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि राज्य में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की पूरी मदद करती है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नफरत और हिंसा के पूरी तरीके से विरोध में है, लेकिन ये BJP RSS के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। इससे देश मजबूत बनता है, कमजोर नहीं बनता है। इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा है कि देश की राजधानी प्रदूषण में सबसे टॉप पर है, लेकिन यहाँ हैदराबाद में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। लेकिन TRS बीजेपी को लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करने में मदद करती है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर थे। PM मोदी पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि BJP और TRS एक साथ काम कर रहे हैं, जब वे चुनाव से पहले केवल ड्रामा करते हैं। मोदी जी और तेलंगाना के CM फोन पर बात करते हैं, दोनों के काम बनते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार राज्य के सरकारी और सरकारी संपोषित तकरीबन 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के आरंभ होते ही किताबें मिल जाएगी। यह 4 साल बाद बदली व्यवस्था के तहत पहले से 5वीं वाले सभी प्राथमिक और 6ठी से 8वीं तक के सभी मध्य विद्यालय में नामांकित हर बच्चे तक निःशुल्क पुस्तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने हर बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक का एक सेट प्रकाशित करके बच्चे तक पहुंचाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इच्छुक प्रकाशक 21 नवंबर तक ऑनलाइन टेंडर जमा कर सकते हैं। बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक द्वारा आमंत्रित निविदा में प्रकाशकों की कसौटी, किताबों की गुणवत्ता, किस कक्षा में किन विषयों की किताबें छापनी है, ऐसी तमाम चीज़ों की विस्तार से जानकारी है। कब क्या होगा इसका भी शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में पहली से 8वीं तक के बच्चों को 4 साल से RT के तहत किताबों के लिए पैसे दिए जा रहे थे। जब प्रारंभिक बच्चों के 250 और मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों को 400 रुपये, लेकिन अधिकांश बच्चे किताब नहीं खरीद रहे थे। 23 सितंबर को मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में इस व्यवस्था को बदलने का निर्देश दिया था। तभी से विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी थी। नवंबर के अंत या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते तक प्रकाशक चयनित हो जाने के आसार हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने मंगलवार को कहा है कि उसने नए IT नियमों 2021 का पालन करते हुए सितंबर महीने में भारत में 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों को बैन कर दिया है, जिन्हें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अधिक जिम्मेदारी के साथ संशोधित किया जा रहा है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश भर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, यह भारत में सितंबर में 666 शिकायतें रिपोर्ट प्राप्त हुई और कार्रवाई रिकॉर्ड 23 रहा। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि IT नियम 2021 के अनुसार हमने
सितंबर 2022 के महीने की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस यूजर सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और फिर व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई का विवरण है। साथ ही इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल है। प्लेटफॉर्म ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था, जहां अपग्रेड आईटी नियम 2021 के तहत प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनमें 5 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, जहां उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि एआईएमआईएम को बीजेपी से ऑक्सीजन मिलता है और बदले में वे भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी को बूस्टर डोज देती है। जब ओवैसी के घर माने जाने वाले हैदराबाद में कांग्रेस की यात्रा के पहुंचने और फिर भविष्य में ओवैसी की पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि वह राजनीतिक पार्टी है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा थी। पहले ये कांग्रेस का इस्तेमाल करती थी और अब बीजेपी उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जयराम रमेश ने कहा है कि हालांकि ओवैसी उनके अच्छे मित्र हैं और वे उनके साथ बहस करते रहते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि वे और बीजेपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ओवैसी और बीजेपी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं इलेक्शन में। ये कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। जयराम रमेश ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तर्ज पर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी नेता जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि उनमें और फिर बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर व्यस्त हैं। इसी बीच चार मीनार के सामने लोगों के साथ तिरंगा झंडा फहराया। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 32 साल पहले पापा ने चार मीनार से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सद्भावना मानवता का सबसे अनुपम मूल्य है। मैं और कांग्रेस पार्टी इसे किसी विभाजनकारी ताकत के सामने टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद की पहचान चार मीनार के सामने मंगलवार को तिरंगा झंडा फहराया। करीब 32 साल पहले उनके पिता और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन ने भी उसी स्थान पर सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। दोस्तों बात कर देंगे कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा करके 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने 2 नवंबर से विंडफॉल टैक्स में संशोधन किया है। इसके साथ ही कच्चे पेट्रोलियम पर निर्यात शुल्क 11,000 रुपये प्रति टन से घटा करके 9500 रुपये प्रति टन कर दिया है। इसके अलावा ATF पर निर्यात शुल्क 3 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ा करके 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह कटौती 2 नवंबर 2022 से ही लागू हो गई है। जहां इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर माह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी आने के बाद घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स 13,300 से घटा करके 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। दोस्तों बात करेंगे कि टेस्ला के मालिक और अरबपति एलन मस्क ट्विटर को खरीदने के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। एलन मस्क ने मंगलवार को ट्वीट करके बताया है कि अब ट्विटर पर ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड अकाउंट को एक निर्धारित फीस चुकानी होगी। अगर आप ट्विटर अकाउंट यूज करते हैं और आपका अकाउंट वेरीफाई है यानी कि ब्लू टिक मिला हुआ है तो फिर आपको पैसे देने होंगे ट्विटर को। एलन मस्क ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दरअसल अपने ट्वीट में ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कहा कि ब्लू टिक के लिए यूजर्स को $8 फीस के रूप में देने होंगे और ये हर महीने। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि फीस हर देश में अलग अलग होगी। एलन मस्क ने ट्वीट करके ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत लोगों को क्या फ़ायदा मिलेंगे, ये भी बात उन्होंने क्लियर कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में जन्म लेने वाले खजांची पर एक बार फिर से मेहरबान नजर आ रहे हैं। साल 2018 में खजांची को उसके दूसरे जन्मदिन पर तोहफे में मकान देने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वे बड़े हो रहे खजांची की शिक्षा का सारा खर्च खुद उठाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि गरीबी के कारण उसकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसीलिए वे
उसकी पढ़ाई का सारा खर्च खुद वहन करेंगे ताकि वे पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने। पिता मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद सक्रिय राजनीति की तरफ फिर से वापसी करते हुए अखिलेश यादव ने खजांची की पढ़ाई को लेकर के ट्वीट करते हुए कहा कि नोटबंदी की लाइन में जन्म लेने पर मजबूर खजांची अब बड़ा हो गया है, जहां उसकी गरीबी उसके विकास में बाधा ना बने, इसलिए हमने उसकी पढ़ाई पूरी कराने की जिम्मेदारी ली है। शिक्षा की शक्ति से व्यक्तिगत की दूसरी शक्तियां जन्म लेती है, जहाँ शैक्षिक सशक्तिकरण से बड़ा कोई अन्य सशक्तिकरण नहीं होता है। जहाँ नोटबंदी के वक्त 2 दिसंबर 2016 को पैदा होने वाले खजांची कानपुर देहात के सरदारपुरवा का रहने वाला है, लेकिन वह अपनी मां के साथ अपने पिता के घर नहीं बल्कि ननिहाल में अनंतपुर में रहता है। खजांची तब पैदा हुआ था जब उसकी मां सर्वोष्ठा नोटबंदी के बाद पंजाब नेशनल बैंक की लाइन पैसे निकालने के लिए खड़ी थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से सटे सोनपुर में हर साल लगने वाले एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला एक बार फिर से आयोजित होने वाला है। जब वहीं करीब 17 साल बाद खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। जी हां, नीतीश कुमार 6 नवंबर को मेले का उद्घाटन करेंगे, वहीं 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होगा। वहीं इस मेले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की सूचना मिलने के बाद से मेला समिति अध्यक्ष सह मंडलीय आयुक्त पूनम तथा मेला समिति के सचिव सह डीएम राजेश मीना ने सारी तैयारी को लेकर के सतर्क नजर आ रहे हैं। जब मेले के चारों तरफ बैरिकेडिंग और फिर सुरक्षा को लेकर के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जब डीएम की तरफ से गठित करीब 1 दर्जन समितियों के पदाधिकारियां भी मेले को लेकर के तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में मेला नहीं लगा था। अब जब कोरोना का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर है तो फिर मेला समिति ने मेला लगाने का फैसला लिया है। या ऐसे में इस साल मेले में ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इस बार विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन विकास निगम की ओर से बनाया जाने वाला स्विस कॉटेज आकर्षण का केंद्र बनेगा, जहां पर्यटक इसकी ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि तकरीबन 2 महीने से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, जहां सांसद राहुल गांधी देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों की बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस यात्रा से बॉलीवुड स्टार्स भी जुड़ रहे हैं। जब बीते दिन यात्रा में एक्ट्रेस पूनम कौर को राहुल गांधी के साथ देखा गया था, जबकि आज तेलंगाना में यात्रा में एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट को भी देखा गया। राहुल और पूजा की यात्रा की कई फोटोज और वीडियोस भी सामने आई है, जिसमें दोनों को बातचीत करते हुए देखा जा रहा है। आज की यात्रा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई। इस दौरान यात्रा में पूजा भट्ट भी नजर आई। जब पूजा भट्ट ब्लैक सूट और मल्टी ग्रे एंड ब्लैक कलर के स्टॉल में दिखी, जबकि राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट और फिर ऑफ व्हाइट पैंट में दिखी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 2 विधानसभा चुनाव पर हो रहे उपचुनाव के बीच बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जहां गोपालगंज चुनाव से ठीक पहले बीजेपी नेता बीएन जायसवाल ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता से मुलाकात की है। बीएन जायसवाल ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता से मिलकर के उन्हें चुनाव में समर्थन देने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दूं कि ब्रजनंदन जायसवाल भाजपा के 4 बार से लगातार राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं। वे गोपालगंज के मीरगंज विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जब पार्टी में इनका पद इस कदर बड़ा है कि वे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के काफी करीबी है और वे सुशील कुमार मोदी की भी काफी करीबी बताए जा रहे हैं। दरअसल गोपालगंज में आज मतदान होना है। जब मतदान के 2 दिन पहले सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि जेडीयू के विधायक और कार्यकर्ता बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर के विचार कर रही है, लेकिन उनके बयान से ठीक बात बीएन जायसवाल का महागठबंधन के प्रत्याशी से मिलना ये बीजेपी को किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवियर फैक्ट्री में आग लगने से हुए हादसे में बिहार के बांका के रहने वाले सोनू ठाकुर की मौत पर गहरा शोक संवेदना व्यक्त की है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवियर फैक्ट्री में आग लगने से हुए हादसे में बिहार के मृतक सोनू ठाकुर की परिवार वालों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। दोस्तों बात करेंगे कि मोदी सरकार ने पड़ोसी देश से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के फैसले पर तंज कसा है। यह सरकार के फैसले के तहत अफगानिस्तान
बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ओबीसी ने कहा है कि नागरिकता देने का काम तो भारत में पहले से ही हो रहा है। आप यानी कि केंद्र सरकार पहले लंबी अवधि का वीजा देते हैं और फिर उन्हें नागरिकता मिलती है। आपको यानी कि सरकार को तो इस कानून को धर्म तटस्थ बनाना चाहिए। CAA को NPR और NRC से जोड़ना होगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि CAA और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC से जोड़ा जाना है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। आपको बता दो कि केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और फिर वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और फिर ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। ये नागरिकता उन्हें नागरिकता कानून 1955 के तहत दी जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना समेत बिहार की 11 अस्पतालों में डेंगू की 156 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं प्रतिदिन राज्य के अलग अलग जिलों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। आपको बता दूं कि आज बिहार के अलग अलग जिलों में डेंगू के 111 मरीज मिले हैं, जहाँ इनमें पटना के 65 मरीज हैं। जब पटना के अजमाबाद में डेंगू के 3, पाटलिपुत्र में 8, बांकीपुर में 1, नूतन में 1, 14 और पटना सिटी में 1 मरीज मिले हैं। खबर के अनुसार जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो फिर उसे तेज बुखार, शरीर और फिर सिर में दर्द, आंखों के पीछे असहनीय दर्द, बदन में लाल चकत्ता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ऐसा लक्षण दिखे तो फिर उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए और डेंगू की जांच करानी चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे कि अगर आप अपने छत पर सोलर लगाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक छत और सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जा रहा है। इसका लाभ लेकर के आप अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 से 3 किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगाने पर 14,588 रुपये प्रति किलोवाट अनुदान मिलेगा। वहीं 3 से 10 किलोवाट की प्लांट लगाने पर 7,294 रुपये प्रति किलोवाट अनुदान मिलेगा। वहीं 15,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 30,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा। आपको बता दूं कि आप घर की छत पर सोलर प्लांट लगा करके आप घर की बिजली बिल बचा सकते हैं और बार बार बिजली बिल जमा करने की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में कार, बाइक चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, भागलपुर, बक्सर, नालंदा, सीवान, पूर्णिया, आरा, किशनगंज, कटिहार में पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार तेल कंपनियों ने इंटरनेशनल बाजार में चल रहे कच्चे तेल के भाव के तहत यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट तय किए हैं। बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, वहीं बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 10,000 पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार के सभी जिलों में ASO, कानूनगो, अमीन एवं लिपिक के 10,101 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार डिप्लोमा और स्नातक होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो ASO के लिए आयु सीमा 21 से 27 साल, कानूनगो के लिए 18 से 37 साल, अमीन के लिए 18 से 37 साल और लिपिक के लिए 21 से 40 साल निर्धारित है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट online.bih.nic.in पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।